हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 11। कितना टेस्ट नंबर 11 देखेंगे। और ये जो टेस्ट नंबर 11 हम लोग पार्ट 1 बन चुका है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 20 देख चुके हैं। ठीक है, और इसका जो टेस्ट सीरीज हम 5 to 10 पहले कंप्लीट कर चुके हैं और फिर 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। टेस्ट नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 1 to 62 या 63 तक कर चुके हैं। ठीक है, वो भी करेंगे हम। जो टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे तो क्या है, समय की थोड़े अभाव होने के कारण क्या हो रहा है, वो मतलब दो टेस्ट सीरीज एक साथ, मतलब 2 वीडियो एक दिन में अपलोड नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, वो भी होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट नंबर 2, इसके बाद वाला वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों एवं वैसे भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। इस चैनल्स में आपको यूपीएससी रिगार्डिंग वीडियो, जैसे एनसीईआरटी की वीडियो और जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, पर्यावरण व प्रौद्योगिकी की भी यहाँ पे वीडियो चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है, टॉपर्स कॉपी, ठीक है, टॉपर्स कैसे आंसर राइटिंग करते हैं वो देख सकते हैं। और फिर भी है शेयर वीडियो, आप प्लेलिस्ट बना है वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी दृष्टि आईएएस की और विजन आईएएस की अलग अलग 2023 के लिए टेस्ट सीरीज का प्लेलिस्ट बना है, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर यदि न्यू है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हम लोग का आज का क्वेश्चन नंबर 21। वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या एक समाधान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। तो वित्तीय समाधान और जमा बीमा जो विधेयक है वो क्या करता है, एक समाधान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये सही है। या बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्ताओं की बीमा प्रदान करने का प्रावधान करता है। तो जब बैंक दिवालिया हो जाता है, मतलब बैंक जैसे वहाँ पे देने नहीं सकता है, ये दिवालिया हो जाता है, तो उसमें क्या करता है, जो जमाकर्ता को बीमा प्रदान करने का प्रावधान करता है। तो ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं। वित्तीय समाधान और जमा बीमा फाइनेंशियल रिसोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस FRDI विधेयक। यह विधेयक वित्तीय क्षेत्र में फर्मों के दिवालियेपन से संबंधित है। यह विधेयक एक समाधान प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान करेगा जिसके पास बैंक को बीमा कंपनियों और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय फर्मों के लिए त्वरित समाधान करने की शक्ति होगी। इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। ठीक है, आगे हम देखें। कानून बैंक जमाकर्ताओं के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा भी प्रदान करेगा जिसे पहले से ही कानूनी समर्थन प्राप्त आया था। कथन 2 भी सही है। तो कानून क्या है, बैंक जमाकर्ता के लिए 5 लाख रुपये तक का क्या करेगा, बीमा प्रदान करेगा, 5 लाख तक का बीमा देगा। दिवाला, यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति या कंपनी अपना बकाया कर चुकाने में असमर्थ होती है। तो दिवाली क्या है, एक ऐसी स्थिति होता है जब क्या होता है, जो व्यक्ति होगा या कंपनी होगा अपना जो बकाया होगा कर्ज उसको चुकाने में असमर्थ होता है। दिवालियापन यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें समक्ष क्षेत्र अधिकार के तहत न्यायालय ने किसी व्यक्ति या अन्य संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसे हल करने और लेनदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित आदेश पारित कर दिया है या ऋण चुकाने में असमर्थ की कानूनी घोषणा है। तो देख लीजिए, बाकी जो है वो आप PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। 22 नंबर देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DNA साइंस से रिलेटेड है, देख सकते हैं। ठीक है, DNA में मौजूद जानकारी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। DNA में जो मौजूद जो जानकारी होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो ये सही है, DNA में मौजूद जो जानकारी होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो ये सही है। मनुष्य में सभी लक्षण उनके माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य में जो उसके जो लक्षण आता है, वंशानुगत आता है माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी, वो क्या होता है, सभी लक्षण होता है। तो ये गलत है। बहुत सारे लक्षण आता है माता पिता से, लेकिन सभी लक्षण नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जहाँ पे जन्म लेता है, जिस जगह पे रहता है, जो पर्यावरण से भी उसमें क्या होता है, कुछ जो लक्षण उसमें आ जाते हैं। इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, और कथन 1 सही है, इसलिए इसका सही आंसर केवल 1 होगा। इसका व्याख्या देखना चाहे तो 22 का।
सजीव वस्तु की विशेषताएं, शरीर के निर्माण और उसके सही कार्य से सही से कार्य करने के निर्देश डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नामक पदार्थ होते हैं। डीएनए के साथ जानकारी को वंशाणु या जीन नामक वर्गों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक जीन में आधारों का एक अनूठा क्रम होता है। यह अनुक्रम कोशिका को एक विशिष्ट प्रोटीन बनाने के बारे में सूचित करने के लिए एक कोड के रूप में कार्य करता है, जो बदले में शरीर की एक विशेषता को प्रभावित करता है। इसलिए कथन एक क्या है, सही है। कुछ विशेषताएं जैसे आंखों का रंग और कर्णफली का आकार केवल माता पिता से विरासत में मिलती है। अन्य विशेषताएं जीन और पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। तो देख सकते हैं ये जो है कुछ विशेषताएं माता पिता से मिलता है, जैसे कि क्या है, रंग, ठीक है, उसकी आंखों का रंग, कर्णफली का, ये सब माता पिता से वंशानुगत मिलते हैं। और कुछ अन्य विशेषताएं जो जीन होते हैं, ठीक है, विशेषताएं जीन और पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए आंखों की रोशनी और बाल का सफ़ेद होना। अतः कथन दो सही नहीं है। आगे बढ़े हम 23 नंबर, तो ये रहा 23। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये सही है। जो एक अधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार जो अधिनियम था 1969 का, उसको किस में प्रतिस्थापित कर दिया, इसको खत्म किया गया और 2002 में इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ये कथन क्या है, सही है। आयोग में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होते हैं। ये गलत है। आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं, इसलिए क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक, केवल एक, ठीक है, क्योंकि 2 गलत हो जा रहा है। व्याख्या देखना चाहे तो देख सकते हैं 23 की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्य को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था। विधिवत गठन कब किया था, मार्च 2009 में किया गया था। राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर एक अधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसलिए कथन एक क्या है, सही है। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। आगे बढ़े हम 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिंग फेंस की नीति सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ये सही है। रिंग फेंस की नीति सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग द्वारा प्रयोग किया गया था। तो ये कथन सही है। 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यावसायिक कार्यों को समाप्त कर दिया लेकिन इसके राजनीतिक कार्य को नहीं किया। तो ये सही है। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत क्या हुआ, कंपनी का जो व्यावसायिक कार्य होता था उसको जो व्यावसायिक कार्य होता था, जो कंपनी के जो लोग करते थे व्यावसायिक कार्य, उसको समाप्त कर दिया, लेकिन उसमें जो राजनीतिक कार्य था उसको समाप्त नहीं किया गया। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, C। 24 का अगर व्याख्या देखना चाहे तो ये तो 23 का ही है, ये आप लोग देख लीजिएगा, देखना चाहिएगा तो। ठीक है, 24 रिंग फेंस की नीति, यह नीति मराठों और मैसूर के खिलाफ वारेन हेस्टिंग के युद्ध में परिलक्षित हुई थी और इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। अतः कथन एक क्या है, सही है। मुख्य खतरा मराठों और अफगान आक्रमणकारियों से था। कंपनी ने बंगाल की सुरक्षा की रक्षा के लिए अवध की रक्षा को संगठित करने का पीड़ा उठाया था। तो ये बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो जो यहाँ पे क्वेश्चन में है उसी के अकॉर्डिंग मैं
यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ। बाकी जो है PDF से आप लोग डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अधीनस्थ अलगाव की नीति 1813 से 1857 में। वर्ष 1833 में चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यवहारिक कार्यों को समाप्त कर दिया, भले ही इसने राजनीतिक कार्यों को बनाए रखा, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। आगे बढ़े हम 25 नंबर। सॉलिड स्टेट बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये लिथियम आयन बैटरी की तुलना में उच्च ऊर्जा घनत्व रखते हैं, ये सही है, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी की तुलना में जो सॉलिड स्टेट बैटरी है, सॉलिड स्टेट बैटरी है, वो क्या होता है, उच्च घनत्व रखते हैं, ठीक है, उच्च ऊर्जा घनत्व रखते हैं, इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। बाकी देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। इनका ऑपरेटिंग तापमान रेंज लिथियम आयन बैटरी की तुलना में संक्षिप्त, यानी कि कम होता है बोल रहा है, ये गलत है, क्योंकि इसका जो आयन, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए ये गलत हो गया है। उनकी सेल्फ डिस्चार्जिंग, मतलब अपने आप जो उसका चार्ज घटने का, ठीक है, सेल्फ डिस्चार्जिंग दर लिथियम बैटरी की तुलना में कम है, ये गलत है, क्योंकि वो लिथियम बैटरी की अपेक्षा धीमी गति से डिस्चार्ज, मतलब अपने आप जो उसका चार्ज जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, कम, वो धीरे धीरे होता है। इनमें लिथियम आयन बैटरी की समान विस्फोटक का जोखिम होता है, ये गलत है। इसमें क्या है, विस्फोटक की उतनी ये नहीं होता है, ठीक है, विस्फोटक होने की लिथियम आयन बैटरी उतना जोखिम नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक है। 25 का देखना चाहें तो ये रहा इसकी व्याख्या। सॉलिड स्टेट बैटरी बनाम लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी कैथोड, एनोड और सेपरेटर से बनी होती है। तो लिथियम आयन बैटरी किसे किसे बना होता है, देख सकते हैं, कैथोड, एनोड और सेपरेटर से बनी होती है, तथा एक द्रव इलेक्ट्रोलाइट विलयन का उपयोग करती है। दूसरी ओर एक सॉलिड स्टेट बैटरी ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करता है। देख लीजिए ये क्या करता है, ठोस इलेक्ट्रोलाइट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड का करता है, द्रव का, ठीक है। आगे बढ़ें। सॉलिड स्टेट बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में तापीय रूप से अधिक स्थिर होता है, और इसमें विस्फोट या आग लगने का जोखिम नहीं होता है, इसलिए इसमें सुरक्षा संबंधी घटकों की आवश्यकता नहीं होती, जिससे अधिक स्थान की बचत होती है। सॉलिड स्टेट बैटरी में द्रव इलेक्ट्रोलाइट विलयन का उपयोग करने वाले लिथियम आयन बैटरी की तुलना में उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, इसलिए कथन 1 क्या है, सही हो रहा है। लिथियम आयन बैटरी की तुलना में एक सॉलिड स्टेट बैटरी तुलनात्मक रूप से कम सेल्फ डिस्चार्जिंग की स्थिति रखती है। देख लीजिए, कम सेल्फ डिस्चार्जिंग होता है। सॉलिड स्टेट बैटरी तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला पर उच्च आयनिक चालकता प्रदर्शित करता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी केवल कमरे के तापमान पर ही बेहतर ढंग से काम करती है। तो ये बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका दिया हुआ है, ये क्या है, लिथियम आयन बैटरी और सॉलिड स्टेट बैटरी। तो अब हम देखते हैं 25 हो गया, 26 नंबर। निम्नलिखित में से किस या किन नेता या नेताओं से ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। कौन कौन से नेता ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का अवहेलना किया था, ठीक है, कलकत्ता में महात्मा गांधी के खिलाफ। तो ये इसलिए इन्होंने भाग नहीं लिया बोल सकते हैं। जयराम दास दौलत राम, ये क्या है, महात्मा गांधी का साथ दिए थे, तो ये सही है, इन्होंने क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, ये सही है। आलूरी सीताराम राजू, इन्होंने भी भाग लिया था। के केलपन ने क्या किया था, अवज्ञा आंदोलन का अवहेलना किया था, इसलिए इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो भाग लिया था कौन, जयराम दास दौलत राम और आलूरी सीताराम राजू, यानी कि 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 2 और 3। क्लियर। अगर इसकी व्याख्या देख लेते हैं 26 की। ट्वेंटी सिक्स
सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने, यहाँ देख लिए डी दिया है आंसर में, लेकिन डी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में डंडी तक ऐतिहासिक डंडी मार्च पूरा करने के बाद मुट्ठी भर नमक उठाकर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ दिया गया। वह आंदोलन के पीछे प्रमुख प्रेरक शक्ति थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जमीनी स्तर पर भागीदारी को प्रेरित किया। कांग्रेसी नेता केल्पन ने वाइकोम सत्याग्रह शुरू किया और नमक कानूनों की अवहेलना करते हुए कालीकट से पैनेर तक मार्च किया। तो ये देख सकते हैं इन्होंने क्या किया, जो केल्पन, ठीक है, ने क्या किया, वाइकोम सत्याग्रह शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया और अवहेलना किया, ठीक है, नमक कानून का अवहेलना किया। नमक कानून का अवहेलना करते हुए कालीकट से पैनेर तक मार्च किया। तो देख सकते हैं यहाँ भी जो है इन्होंने भी किया है, कांग्रेस नेता केल्पन ने वाइकोम सत्याग्रह शुरू किया था और नमक कानून का अवहेलना किया था। नमक कानून का अवहेलना किया मतलब सत्याग्रह आंदोलन का सहयोग दिया बोल सकते हैं, ठीक है। सुभाष बोस और जे.एम. सेनगुप्त ने बंगाल कांग्रेस में गुट समूह का नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन करने के लिए प्रतिद्वंदी संगठनों का स्थापना किया। बोस ने गांधी की आलोचना की, जब बाद में मई 1933 में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उन्हें विट्ठल भाई पटेल का समर्थन प्राप्त था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है, ये जो, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में क्या हुआ, इन्होंने बंगाल कांग्रेस में गुट समूह का नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन करने के लिए प्रतिद्वंदी संगठन बनाया, यानी कि इन्होंने भी क्या किया, साथ दिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं असहयोग आंदोलन। अच्छा, ये कौन सा सहयोग से था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ना। यहाँ पे असहयोग आंदोलन, थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये क्या हो गया, इन्होंने साथ दिया था। अवहेलना इसने क्या किया था, नमक कानून का अवहेलना किया था, तो यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का साथ दिया। और इन्होंने संगठन बनाकर, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, दोनों साथ दिया था। ये दोनों क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का में साथ दिए थे गांधी जी का, ठीक है, भाग लिए थे। और असहयोग आंदोलन में ये दोनों भाग लिए थे। तो इसलिए इसका सही आंसर, इसमें देख लीजिए गलत बोल रहे थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1 और 4, ठीक है, दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आलूरी सीताराम राजू और जयराम दास दौलत राम, ये क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन में साथ दिए थे गांधी जी के। किसमें, असहयोग आंदोलन में साथ दिए थे, इसलिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे सुभाष चंद्र बोस ने, संगठन, लोगों का संगठन बना के, और इन्होंने नमक कानून, ठीक है, कालीकट में क्या है, नमक कानून को तोड़ के इन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए कौन कौन भाग लिया था, तो सुभाष चंद्र बोस और केल्पन, ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी, 1 और 4। आगे बढ़े हम, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ये देख सकते हैं असहयोग आंदोलन, जयराम दास दौलत राम गांधी की करीबी सहयोगी थे और असहयोग आंदोलन को बढ़ावा दिया। आलूरी सीताराम राजू ने आंध्र आदिवासियों का नेतृत्व किया और उनकी मांग को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा। तो ये सब क्या है, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड थे ये दोनों, मतलब उससे संबंध थे। आगे बढ़ते हैं हम 27 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष, साइंस आ गया, देख लीजिए क्लास 10 की, ठीक है, क्लास 10 के मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा दुनिया जो चैप्टर है वहाँ से आ गया, ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से। निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं, जो सामने की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, और दूर दृष्टि दोष जो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो यहाँ पे गलत बोल रहा है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नहीं, यहाँ पे सामने की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, इसलिए कथन एक तो गलत हो रहा है, परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो ये गलत हो रहा है। जरा दूरदृष्टा में आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव
मनाओं की समंजन क्षमता घट जाती है, ये सही है। जरा दूरदृष्टिता क्या होता है, मनाओं की ये आयु में वृद्धि होने से उसकी मांसपेशी में संकुचन होती है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी जो समंजन क्षमता घट जाती है, यानी कि कथन 2 सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा अपने से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय पर्यावरण सेवा के निर्माण की सिफारिश की थी। ठीक है, भारतीय पर्यावरण सेवा के निर्माण, तो ये जो है ये कौन से, माधव गाडगिल समिति, ये नहीं कि कस्तूरी रंगन समिति, ये भी नहीं, मिहिर शाह समिति, ये भी नहीं, TSR सुब्रमण्यम समिति, TSR सुब्रमण्यम समिति ने क्या था, जिसका अध्यक्ष क्या था, सुब्रमण्यम थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। 28 की व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं 28, ये रहा 28 नंबर। भारतीय पर्यावरण सेवा IES 2014 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा IES के निर्माण की सिफारिश की गई थी, अतः विकल्प डी सही है। कौन सा, विकल्प डी। ठीक है, बाकी आप इसकी जो डिटेल है वो पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 28 देखें, 29 नंबर। जागरूकता पैदा करने से संबंधित सारथी मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया, किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो ये जो है जो सारथी मोबाइल ऐप, ठीक है, जागरूकता पैदा करने के लिए सारथी मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा। 29 व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं, यह है। ठीक है, सारथी मोबाइल ऐप हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशक शिक्षा के लिए सारथी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, इसलिए विकल्प डी गया है, इसका सही है। बाकी डिटेल जो है ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम 30 नंबर देखते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के संबंध में देख लीजिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड ये आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटी में M लक्ष्मीकांत से डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का विदेशी नागरिक बॉन्ड खरीदने के लिए पात्र है, नहीं, विदेशी नागरिक बॉन्ड खरीदने के लिए पात्र नहीं होगा, इसलिए कथन एक क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। सेकेंड कथन, बॉन्ड को केवल उस राजनीतिक दल द्वारा भुनाया जा सकता है जिसने पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किया हो, ये सही है। तो बॉन्ड केवल उसी राजनीतिक दल क्या कर सकता है, खरीद सकता है जिसके पास क्या होगा, पिछले जो चुनाव होगा, आम चुनाव मतलब पिछले चुनाव जो हुए रहेगा उसमें कम से कम 1% मत प्राप्त किया हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 30 अगर देखना चाहें व्याख्या तो ये रहा 30 का व्याख्या। इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक वचन पत्र और एक ब्याज मुक्ति बैंकिंग उपकरण की प्रकृति का एक धारक उपकरण है। भारत का नागरिक या भारत में निगमित निकाय बॉन्ड खरीदने के लिए पात्र होगा, अतः कथन एक सही नहीं है। तो ये देख सकते हैं कौन है, भारत के नागरिक या भारत में निगमित निकाय बॉन्ड खरीदने के लिए क्या होगा, पात्र होगा। आगे इसकी थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये के गुणकों में किसी भी मूल्य के लिए भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से जारी या खरीदा जा सकता है। खरीदार को सभी मौजूदा KYC मानदंडों को पूरा करने और बैंक खाते से भुगतान करने पर ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने की अनुमति दी जाएगी। इसमें भुगतानकर्ता का नाम नहीं होगा, इसकी अवधि केवल 15 दिनों का होगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को अर्हत राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के साथ नामित बैंक खाते के माध्यम से ही भुगतान भुनाया जा सकेगा। तो ये भी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की 43
1951 की 43 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं इलेक्ट्रोकल बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े हम 31 देखें हम। रहा 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो ये सही है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें अपचयन और उपचयन, ठीक है, अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, अनुकर्मणीय अभिक्रिया होता है। तो ये सही है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में अभिकारकों के साथ प्रतिक्रिया करके रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है, ये गलत है। उत्प्रेरक क्या है, अभिक्रिया के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, वो किसी प्रकार का क्रिया नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, जो रिएक्शन होता है उसको तेज कर देता है। इसलिए ये क्या हो रहा है, कथन 2 क्या है, गलत है। कथन 3, तत्वों की आवर्त सारणी में पोटेशियम सबसे अधिक एक क्रियाशील धातु है। ये एकदम सही है। जो पोटेशियम है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, उसके बाद सोडियम, फिर लिथियम, ठीक है, इस प्रकार ये आता है। तो इस प्रकार ये जो है कथन 2 गलत हो गया और 1 और 3 सही है। तो कौन से सही है पूछा गया है, तो 1 और 3, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं हम 31 की, ये रहा। रेडॉक्स अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बीच आबंधों का टूटना और बनना शामिल होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में हाश ऑक्सीजन को हटाना या इलेक्ट्रॉन को जोड़ना और ऑक्सीजन को जोड़ना या इलेक्ट्रॉन को हटाना शामिल है। उदाहरण के लिए, जब एक सेब हवा में भूरा हो जाता है तो सेब के अंदर एक रसायन ऑक्सीकृत होता है, तो हरा हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है, एक रसायन ऑक्सीकृत हो जाता है और हवा से ऑक्सीजन कम हो जाता है, हवा से ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया अपरिवर्तनीय होती है, यानी कि प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया में कुछ उत्पाद अपने मूल अभिकारकों में वापस आ जाते हैं। इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। अभिक्रियाशील श्रृंखला, ये डिटेल आप लोग देख लीजिएगा इसका, ठीक है। इस श्रृंखला में पोटेशियम सबसे अधिक, तो ये धातु का, ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 32, ये रहा 32 नंबर। हाल ही में खबरों में रहा गेटवे ऑफ हेल निम्नलिखित में से एक किस रेगिस्तान में स्थित है। नामीब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल, मोजावेब मरुस्थल। तो ये कहाँ पे स्थित है, काराकोरम मरुस्थल, जो, ठीक है, काजिस्तान, ठीक है, काजिस्तान की एक जगह है, काजिस्तान में है काराकोरम मरुस्थल, वो क्या है, खबरों में था, गेटवे ऑफ हेल। देखते हैं 32 की व्याख्या। ये रहा 32। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान ने एक विशाल प्राकृतिक गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम का मिश्रण के दरवाजा, ठीक है, कि मिश्रण से एक दरवाजा गैस क्रेटर में आग बुझाने का तरीका खोजने का फैसला किया, जिसे गेटवे टू हेल कहा जाता है। तो इन्होंने क्या है, आग बुझाने के लिए एक इसके मिश्रण, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम का मिश्रण का एक गोला, मतलब दरवाजा बनाया, जो गैस क्रिएटर वो क्या करता है, आग बुझाने का एक तरीका है, ठीक है, खोजा। इसको गेटवे ऑफ टूल के नाम से भी जाना जाता है। गेटवे टू हेल दरवाजा, गैस क्रिएटर, ये डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, काराकोरम रेगिस्तान में स्थित तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, ठीक है, अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकोरम रेगिस्तान में पिछले 50 सालों से क्रिएटर जल रहा है। तो आगे बढ़े हम 33, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य और संस्थापक, केरल सूरजमल। तो केरल का जो संस्थापक सूरजमल नहीं है, ठीक है,
ये गलत है। बंगाल मुर्शिद कुली खान, ये सही है। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान ने किया था। हैदराबाद निजाम उल मुल्क, ये भी सही है। अवध बुरहान उल मुल्क, ये भी सही है। तो इसमें 3 युग्म सही है। कितने सम्मिलित है बोला है तो 3, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी। 33 का कौन सा हो गया सी। यहाँ पे अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हैदराबाद, इसको कौन किया था संस्थापक निजाम उल मुल्क, ठीक है, के नाम से मशहूर, ठीक है। हैदराबाद के आसफ जाह घराने के संस्थापक निजाम उल मुल्क के नाम से मशहूर किलिच खान, ठीक है, किलिच खान ने किए थे, जिसको निजाम उल मुल्क से विख्यात थे। आगे देखें अवध, अवध का देख सकते हैं सादत खान था, ठीक है। किसने किए थे अवध, अवध की स्वतंत्रता संस्थापक सावद खान था, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या हम लोग को दिया था बुरहान उल मुल्क, इसलिए ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम। बंगाल मुर्शिद कुली खान ने किया था केरल, तो केरल का जो है मार्तंड वर्मा ने, किसने किया था मार्तंड वर्मा ने अपनी राजधानी के रूप में त्रावणकोर के साथ केरल के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, इसलिए क्या हो रहा है गलत हो गया, ठीक है। 34 आगे हम देखें 34 नंबर, तो ये रहा। अगर यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं टेस्ट सीरीज विजन IAS और दृष्टि IAS की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में भी शेयर कर दें जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एग्जाम देना चाहते हैं। एग्जाम अभी बहुत ही नज़दीक है, तो ठीक है। अगर यदि आपके यहाँ टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेड बैंक में क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होती है, ये गलत है। बेड बैंक में क्या है क्रेडिट सुविधा उपलब्ध नहीं होता है, यानी कि लोन वगैरह देने की व्यवस्था इसमें नहीं होता है। लाभ सृजन बेड बैंक का प्राथमिक उद्देश्य होता है, ये गलत है। लाभ सृजन नहीं होता है, बल्कि इसको बैंक की सहायता करना होता है, तो ये क्या है गलत हो गया, ठीक है। बेड बैंक तनावग्रस्त संपत्ति का बोझ करदाता पर डाल देता है, ये सही है, ठीक है। बेड बैंक क्या करता है तनावग्रस्त संपत्ति का बोझ करदाता पर डाल देता है, तो ये सही है। इसमें पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ए। 34 देखना चाहें व्याख्या तो देख सकते हैं। बेड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो वाणिज्यिक और बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वेट लोन को अपने नियंत्रण में लेकर उनका प्रबंधन करता है और अंततः निर्धारित समय पर धन की वसूली करता है। बेड बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की प्रक्रिया से संलग्न नहीं होता, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट ठीक करने और बेड लोन के समस्या से निपटने में मदद करता है, इसलिए कथन एक क्या है गलत है। लाभ कमाना आमतौर पर बेड बैंक का प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है, इसका उद्देश्य बैंकों पर बोझ कम करना होता है। क्या होता है बैंकों पर बोझ कम करना होता है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। बेड बैंक बाजार में ऐसी क्षतिग्रस्त संपत्तियों को बेचने में असमर्थ हो तो वाणिज्यिक बैंक के बेल आउट योजना विफल हो जाएगी, फिर बोझ वास्तव में करदाता पर पड़ेगा, इसलिए कथन क्या है कथन 3 सही है। आगे बढ़े हम 35। भारत की त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। दाबित भारी जल रिएक्टर प्लूटोनियम पर आधारित है, ये गलत है। दाबित भारी जल रिएक्टर प्लूटोनियम पर नहीं, किस पर आधारित है यूरेनियम पर आधारित है, इसलिए गलत हो गया। यूरेनियम रहता तो सही हो जाता। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम पर आधारित है, ये भी गलत है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम पर नहीं, किस पर प्लूटोनियम पर आधारित है, इसलिए ये गलत हो रहा है। तीसरे चरण के रिएक्टर थोरियम पर आधारित उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली है, तो ये सही है। तीसरे चरण के जो रिएक्टर है थोरियम पर आधारित उन्नत परमाणु ये है ऊर्जा प्रणाली है, तो ये सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, तो केवल 3 है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा सी, केवल सी, ठीक है। तो ये जो है कितना 35 की व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ उसकी डिटेल दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। 3 चरण में होता है, पहला चरण में यूरेनियम का ईंधन होता है, ठीक है, इसलिए कथन एक गलत है। दूसरा चरण में क्या होता है कौन सा ईंधन होता है प्लूटोनियम का होता है, और तीसरा चरण में क्या होता है
थोरियम का होता है, इसलिए यह तीसरा वाला कथन सही है। तो आप लोग इसकी पूरा डिटेल यहाँ से पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहिए तो ठीक है, या PDF देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम 36। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्लास्टिक के प्रकार, सामान्य उपयोग, ठीक है, किए जाते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन टेरेफाइलेट, पॉलीथीन टेरिफाइलेट प्लास्टिक के बैग में, नहीं ये गलत है। पॉलीथीन टेरिफाइलेट का क्या है, प्लास्टिक के बैग में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग जो किया जाता है दवाओं के प्लास्टिक बोतल में किया जाता है, तो ये गलत हो गया। उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन दूध के कंटेनर में, ये सही है। उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन क्या है, दूध के कंटेनर में किया जाता है, तो ये सही है, ठीक है। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन पानी की बोतल में, पॉलीप्रोपिलीन पानी की बोतल में नहीं किया जाता है। ये कहाँ पे किया जाता है, पानी की बोतल में नहीं किया जाता है, प्लास्टिक के बैग में किया जाता है शायद, ठीक है, तो ये गलत है। कम घनत्व वाली पॉलीथीन दवाओं की प्लास्टिक बोतल पर, नहीं ये क्या है, तो दवाओं की प्लास्टिक बोतल पर नहीं किया जाता, तो ये भी गलत है। केवल 2 नंबर से ही उपयुक्त युग्म में से कौन से सही है, तो एक युग्म, ठीक है, केवल 2 सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A 36 का। हम देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, PDF से इसको डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ बस दिखा रहा हूँ जो पॉलीथिनेरेटिव, ठीक है, एथलेट, ये जो होता है इसमें किसमें उपयोग होता है देख लीजिए। पानी की बोतल में, खाने के जार में, तो ये आप लोग डिटेल में इसकी जो है वो क्या कीजिएगा, PDF से देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी या सा रिपोर्ट सूचांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग और भी जो टेस्ट सीरीज देखें विजन IAS का या तो दृष्टि IAS का, उसमें क्या हो रहा है, क्या रहा है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच जिक्र हो रहा है। तो विश्व आर्थिक मंच से रिलेटेड जो भी है अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी लग रहा है, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा कौन सा जारी नहीं किया जाता है, ये बताना है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये तो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक, ये भी जारी किया जाता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार नहीं किया जाता इसके द्वारा। वैश्विक और प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ये भी किया जाता है। तो C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 का कौन सा हो जाएगा, C। विश्व आर्थिक मंच वर्ष 1971 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित एक स्वीय गैर लाभकारी फाउंडेशन है। इसे स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में चिन्हित किया जाता है। यह वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए व्यापार, राजनीति, अकादमी और समाज के अन्य नेतृत्वकर्ताओं के संलग्न करते हुए विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। WEF द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख रिपोर्ट, इसके द्वारा जो प्रमुख रिपोर्ट क्या क्या, ऊर्जा संक्रमण सूचांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, इसके द्वारा जो जारी किया जाता है कौन कौन सा रिपोर्ट है, यहाँ पे उसकी मुख्य रिपोर्ट, ठीक है। प्रौद्योगिकी और नवाचार, देख लीजिए प्रौद्योगिकी और नवाचार या व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी किया जाता है। किस पर, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी किया जाता है। तो 37 हम देखें ना, 38 क्वेश्चन नंबर 38 बढ़ते हैं। ये रहा 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुफ्फुस धमनी में विऑक्सीजनित रुधिर होता है, एकदम सही है। फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, फुफ्फुस धमनी में विऑक्सीजनित होता है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, तो सही है। महाधमनी ऑक्सीजन युक्त रुधिर वहन करने के लिए सबसे बड़ा धमनी, ये भी सही है। महाधमनी ऑक्सीजन युक्त रुधिर वहन करने के लिए सबसे बड़ा धमनी है, तो सही है। धमनियाँ और सिराएं के कोशिकाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। धमनियाँ और सिराएं कोशिकाओं के माध्यम से, ठीक है, धमनियाँ और सिरा क्या होता है, कोशिकाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर।
क्लियर है। साइंस में ये क्या है, 9th क्लास में है। जंतु में परिसंचरण तंत्र देख सकते हैं। परिसंचरण तंत्र की प्रमुख रक्त वाहिका है। फुफ्फुस धमनी अन्य धमनियों के विपरीत इस धमनी के माध्यम से बहने वाला रुधिर ऑक्सीजन नहीं ले जाता है, लेकिन इसे लेने के लिए फेफड़ों के जरिए प्रवाहित होता है। इसलिए कथन एक क्या है, सही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं ले जाता है, इसलिए भी ऑक्सीजन दिया है। ठीक है। महाधमनी स्तनधारियों में सबसे बड़ी धमनी ऑक्सीजन युक्त रुधिर वहन करती है, जो पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, इसलिए कथन 2 सही है। केशिकाएं, धमनियां और शिरा, कोशिकाएं होना चाहिए, कोशिकाएं, धमनियां और शिराएं कोशिकाओं में एक दूसरे से जुड़ती है, इसलिए ये भी सही है। आगे बढ़े हम 38 देखें, 39 नंबर। निम्नलिखित गंधांश पर विचार कीजिए। उन्हें कई बार अंग्रेजों द्वारा कैद किया गया था। वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए जानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। वर्ष 1997 में उन्हें मरण उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया गया है? अरुणा आसफ अली, भिकाजी कामा, उषा मेहता या रानी गेंडलियू। तो ये जो है किसके, अरुणा आसफ अली। ठीक है, कौन थी? अरुणा आसफ अली। 39 हो गया। आगे हम बढ़ें तो 39 की ये देख लीजिए, ये इसकी व्याख्या है अरुणा आसफ अली से रिलेटेड, आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के बीच स्थित है? इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, सेल्टिक सागर, नॉर्वेजियन सागर। तो ये कौन है? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के बीच में जो है उत्तरी सागर है। कौन सा है? उत्तरी सागर। 40 नंबर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? उत्तरी सागर है। यहाँ पे देख लीजिए, पूरा ये नहीं पढ़ रहा, यहाँ पे देख सकते हैं आप नॉर्थ सी। ठीक है, इधर डेनमार्क है और इधर देख लेते हैं यूके। ठीक है, ये यूके। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पे ये दोनों का बीच में नॉर्थ सागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला का सही क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राणी प्लवक, फिर समुद्री शेर, फिर हेरिंग। तो प्राणी प्लवक के बाद क्या आना चाहिए? हेरिंग आना चाहिए, तो ये सही हो जाता। हेरिंग के बाद देख लीजिए, हेरिंग है, उसके बाद समुद्री शेर, हेरिंग, समुद्री शेर, उसके बाद ग्रेट व्हाइट शार्क। तो ये सही है, यही सही है। ठीक है, हेरिंग ये क्या होता है? पादप प्लवक को खाते हैं और पादप प्लवक को ये खाने वाले। ठीक है, हेरिंग को समुद्री शेर खाते हैं और समुद्री शेर को फिर ग्रेट व्हाइट खाते हैं। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 41 का बी। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से तो इसकी ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? पादप प्लवक। ठीक है, पादप प्लवक छोटे जीव हैं जो अरबों की संख्या में पानी में तैरते हैं। इनमें पादप प्लवक नामक शैवाल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, क्योंकि वे सीधे सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उन्हें आहार श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है। फिर देख लीजिए, इसको जो खाने वाला क्या होता है? प्राणी प्लवक। पादप प्लवक, ठीक है, डायरेक्ट भोजन बनाते हैं शैवाल थ्रू। फिर प्राणी प्लवक छोटे जंतु होते हैं जो इसको खाते हैं। ठीक है, जैसे विभिन्न प्रकार के झींगों और मछलियों के लार्वा सहित ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं प्राणी प्लवक को जो खाने वाले होते हैं, प्राणी प्लवक को, ठीक है, प्राणी प्लवक को हेरिंग या हिल्सा मछली, ठीक है, ये खाते हैं। हेरिंग समुद्री आहार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है या एक सर्वाहारी है जो पादप प्लवक, ठीक है, पादप प्लवक को भी खाते हैं और प्राणी प्लवक को भी खाते हैं, दोनों का सेवन करते हैं। फिर इसका सेवन कौन सा करते हैं? समुद्री शेर। ठीक है, हेरिंग को कौन? समुद्री शेर आहार करते हैं और समुद्री शेर को ग्रेट व्हाइट शेर, ठीक है, ग्रेट व्हाइट शेर इसका ग्रहण करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया हम लोग का? बी। आगे बढ़े हम 42 नंबर। कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथक नृत्य यह आमतौर पर एकल प्रदर्शन होता है जिसमें
पैरों की थरकनों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये सही है। कथक नृत्य क्या है? एकल प्रदर्शन होता है जिसमें क्या होता है, पैर की थरकना अधिक ध्यान दिया जाता है, तो ये सही है। अवध के अंतिम नवाब सादत अली खान के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। नहीं, ये वाजिद, ये नवाब सादत खान के संरक्षण में क्या होता, विकास नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। सितारा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तकी थी। नहीं, ये नर्तकी नहीं, क्या थे, कलाकार थे, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो कौन से सही नहीं है पूछा गया है, तो लास्ट का दोनों 1 और 2 सही नहीं, मतलब 2 और 3 सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। 42 ये रहा, देख सकते हैं कथक। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है जिसका अर्थ कहानी होता है, या मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है, या मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था जिसमें नर्तक प्राचीन शास्त्रों से कहानियां सुनाते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य की एक विशिष्ट विधा के रूप में विकसित होने लगी। अब बाकी इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मुगल सम्राटों और उनके अभिजात वर्ग के अधीन कथक का प्रदर्शन दरबार में किया जाता था, जहां इसने अपनी वर्तमान विशेषताओं को प्राप्त किया और एक विशिष्ट शैली के साथ नृत्य के रूप में विकसित हुआ। अवध के अंतिम नवाब वाजिद, ठीक है, वाजिद अली, इसलिए क्या हो रहा है, वाजिद अली की शाह के संरक्षण में या एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ, इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रमुख कलाकारों में बिरजू महाराज और सितारा देवी शामिल थे, इसलिए कथन 3 गलत हो गया क्योंकि ये कलाकार थे, ठीक है। कथक हिंदुस्तान या उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप, तो इस प्रकार। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम।